कैसे देख रहे हैं आप? अमेरिका के सदर ने जो हंगामी बुनियादों पे अपना दौरा मुख्तसर किया है और वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं, तो आप इस अमल को कैसे देख रहे हैं? क्या होने जा रहा है? क्या अमेरिका भी ईरान पर हमलों में इसराइल का अमली तौर पे साथ देने का इरादा कर चुका है? देखिए, अमेरिका को एक ऐसा प्रेसिडेंट नसीब हुआ है तारीख में जो बकौल रोनाल्ड रेगन के जो दुनिया को तहस नहस कर देगा अपनी पॉलिसियों की वजह से। इसने अपनी पहली टर्म में कुछ ऐसे ही इक़दाम लिए थे जिसमें ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हो चुका था पहले मगरबी ममालिक का, उससे निकल गया, उसको कैंसिल किया। उसके बाद जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल तस्लीम किया, रिकग्नाइज किया, जो कि अमेरिका की बहुत पुरानी पोजीशन के खिलाफ था। और फिर इसने अपनी सफारत खाना वहाँ पे जेरूसलम शिफ्ट कर दिया। तो अभी पहली टेन्योर में इसने एक और काम किया था अब्राहम अकॉर्ड्स के ज़रिए से कि वो खलीजी रियासतों और मुसलमान मुल्कों को इसराइल को तस्लीम करवाना चाहता था। कई मुल्कों ने तस्लीम कर भी लिया था, मोरक्को, सूडान वगैरह ने और अमारात ने, लेकिन सऊदी अरब नहीं कर पाया था। और सऊदी अरब जब ट्रंप की मियाद पहली टेन्योर ख़त्म हो गई, उस वक्त तक सऊदी अरब ने तस्लीम नहीं किया था। नतीजा फिर 7 अक्टूबर 2023 को फ़लस्तीनियों ने, हमास ने सऊदियों को रोकने के लिए फिर इसराइल पर चढ़ाई की थी। इस तरह ये जो इसराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही है, इसका आगाज़ इस पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे। तो वो जो फ़लस्तीनियों ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर सऊदियों को रुकवाया था। अच्छा, अब जब दूसरी टर्म आई है इसकी, इसने फिर वो सिलसिला अब्राहम अकॉर्ड्स का शुरू किया और इस मरतबा वो विजिट करने गया खलीजी रियासतें। वहाँ पर ये बादशाह था और जहाँ वहाँ के जो शहजादे थे वो गुलाम थे। और इस तरीके से कंडक्ट किया गया सारा दौरा कि इसको इतनी अहमियत दी गई और इसने उनको यकीन दिला दिया कि ईरान की तरफ से मैं आपको पूरी सिक्योरिटी दूंगा, और पता नहीं शायद कोई हथियार भी कमिट किए थे। तो ये हर तरफ ना गलत फहमियाँ पैदा करके अपना जो एजेंडा है, और जो जिसकी कोई तुक नहीं है इसके एजेंडे की, ये बिल्कुल सियासतदान नहीं है, डिप्लोमेट नहीं है, ये एक मदारी है और एक खिलाड़ी है, जुए का खिलाड़ी है, जवारी है। तो अब ये इसके क्या इरादे हैं ईरान के हवाले से? मैं बताता हूँ। इस वक्त जो इरादे हैं वो सारा इसराइल को मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है, और ये जो ईरान को कहा है कि जी तेहरान को इवैक्यूएट कर दें, ये इसकी चाल है एक इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए, अदम इस्तेहकाम ईरानी लोगों में बददिली पैदा करने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए है। लेकिन ईरानी वो कौम नहीं है जो इस किस्म की चीज़ों से डर जाएंगे। ईरानी कौम है जिन्होंने अमेरिका को ईरान से निकाला था। अब अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में अमली तौर पे हिस्सा लेता है तो फिर पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? हमारी तो बड़ी तवक्कुआत हैं कि वो तो हमारा कश्मीर का मसला भी हल करवा रहा है और हम उससे $1 खरब के मादनियात के मुआहदे भी कर रहे हैं, मादनियात की दरियाफ्त के। तो हमारी पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ जो ये पाकिस्तान को अगर प्रॉमिस किया है या पाकिस्तानियों ने इसको प्रॉमिस किया है, वो पूरी नहीं होगी। मैं बताऊं, ये अमन करा ही नहीं सकता, इसकी फितरत में नहीं है कहीं भी अमन पीस करवाना, और बिलखुसूस इंडिया पाकिस्तान। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के हवाले से तो यानी इंडिया की पोजीशन पे अमेरिका की पॉलिसी बहुत फर्म है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को तो इम्पोर्टेंस ही देते, और ये जिस किस्म की बातें करता है वो पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं कर सकेगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि सीज फायर उसने करा दिया था, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी सीज फायर। वो अभी यूक्रेन का खेल खेल रहा था और इसराइल को उसने सपोर्ट किया हुआ था, एक डायलॉग शुरू करके ईरान के साथ। तो मकसद मेरा कहने का है कि इस वक्त उस सिचुएशन से पहले कुछ और होगा, यानी मैं ये तवक्को करता हूँ। अब मैं वो ये कह रहा हूँ कि ईरान के हवाले से रवायती तौर पर, खास तौर पर इस सदी के शुरू से लेकर, जब से अमेरिका ने जंगें लड़नी शुरू की थी 9/11 के बाद से, जब ईरान ने क्या था, हाँ, अफगानिस्तान पे और इराक पे हमला किया, उसके बाद फिर ओबामा के वक्त इन्होंने एक और जंग शुरू की थी, ओबामा ने शुरू की थी, और वो सीरिया के खिलाफ थी। और उसमें
ये इन्होंने अरबों को, खलीज की रियासतों को उनका पैसा, उनकी दौलत, हथियार अपने, और वो लॉन्च कर दिए थे अरब मुजाहिदीन के नाम से, जो वहाँ जाके रास्ते में जाके वो दाइश बन गए। और यानी ये अमेरिका की बदकिस्मती ये होती है कि पहले इसने तालिबान पैदा किए थे और अब ये दाइश वाले पैदा किए। यानी ये फ्रैंकनस्टाइन है अमेरिका, जो अपनी इसकी जो बनाता है जिन्स को, वो इसके खिलाफ पड़ जाते हैं। तो वो दाइश के खिलाफ हो गया, अब वो उसी के साथ टैकल कर रहा है अफगानिस्तान की जंग में। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि चाइना और रूस हैव ए रोल टू प्ले इन दिस, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि सीरिया के कॉन्टेक्स्ट में रूस और चाइना ने ईरान की तरफ पलड़ा अपना डाला हुआ था। ठीक, ईरान की सपोर्ट में हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट की है, बड़ी मतनाज़ा ट्वीट है, बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। ये BBC के ऊपर रज़ा शाह पहलवी दोयम का एक इंटरव्यू चला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के लोग जो हैं ईरान की इस्लामी रजीम के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे। तो इस पर ख्वाजा आसिफ हमारे वज़ीर दिफा ने कहा है कि अगर वाकई ईरान के लोगों में इतनी तवानाई आ गई है जैसा कि रज़ा शाह पहलवी दोयम कह रहे हैं, तो फिर रज़ा शाह पहलवी दोयम को वापस जाना चाहिए, थोड़ा सी हिम्मत का मुजाहरा करना चाहिए। बड़ी सख्त ज़ुबान है, मैं वो दोहराने नहीं चाह रहा, मगर ये भी कहा कि आप जो हैं अपनी तवज्जो ईरान के अवाम पे लगाएं। और उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने रज़ा शाह पहलवी दोयम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उनका उर्दू तर्जुमा कुछ ऐसा बनता है, खून चूसने वाले शाही धंधेबाज। तो कैसे देख रहे हैं आप, ये रजीम चेंज हो सकती है? रज़ा शाह पहलवी दोयम का कोई मुस्तकबिल है? अगर ईरान की टॉप लीडरशिप को इसराइल एलिमिनेट कर देता है, तो क्या बाकी ईरान की गलियों में कुछ लोग बाहर आ सकते हैं रजीम के खिलाफ? बिल्कुल, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने शुरू की थी पिछले सेगमेंट से पहले कि ईरान दुनिया में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ईरान बज़ाते खुद इतना उसका मुसम्मम इरादा है और इसकी पॉलिसियां ऐसे पक्की होती हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और ये होना भी जब आप अपने मफादात के लिए करते हैं, बिल्कुल इसी तरह किया जाता है। मुझे याद है 98 में, मई 98 में हम पे इसी तरह दबाव अमेरिका का था कि हम जब इंडिया ने धमाके किए थे और हमने कहा था कि इंडिया ने किए हैं, तो हमें उसने कहा था इंडिया गंदा बच्चा है, तुमने गंदा बच्चा नहीं माना। लेकिन हमने रेजिस्ट किया, नेशनल मुफाद में फैसला किया और हम ताकत बने। आज ईरान भी वही करेगा। मैं अब आपको जो बात कहने लगा हूं वो ये है कि सिचुएशन जो ईरान की आ गई है, ईरान उस नतीजे पर पहुंच गया है जिस पर हम पहुंचे थे। बिल्कुल सही सर। 1998 में तो एक मुंतखब वज़ीर आज़म था और फैसला भी वज़ीर आज़म कर रहा था। अब देखें आजकल क्या हालात बनते हैं।